हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 28 का। प्रैक्टिस सेट 28 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं और इसमें आज जो मुख्य टॉपिक होगा रक्त का संगठन, यानी हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और ब्लड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आज आपको हम बताने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कम समय में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इसे गंभीरता से पूरी वीडियो देखिए और आपको बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल सकता है। तो आइए समय न गंवाते हुए आज हम बात करते हैं जो ब्लड कंपोजिशन के अंतर्गत जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि मानव रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो मानव रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यहाँ पे बात है ब्लड ग्रुप का। इसके बाद का जो मेरा वीडियो आएगा वो ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये ऑप्शन ए है, जो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिनका पिक आपके सामने है। ये लैंड स्टीनर जो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक जो कार्ल लैंड स्टीनर 1900 में रक्त समूह ए बी ओ, मतलब जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ की खोज की थी। और इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। स्टार्टिंग में जो वो है वो ए बी सी आपने खोज की थी, लेकिन बाद में सी को ओ में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार सही उत्तर आपका लैंड स्टीनर ने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिल सके। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा जा सकता है? तो उत्तर है आपका विलियम हार्वे को। रक्त परिसंचरण यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं विलियम हार्वे ने 1628 में यह सिद्ध किया था कि रक्त हृदय द्वारा शरीर में निरंतर संचालित होता है। इस कारण इन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो के तरफ चलते हैं। काफ़ी बाद वीडियो आ रहा है, चूँकि जनपदी एथलेटिक्स प्रतियोगिता और तहसील स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन हमारे ही बगल में था, जिसमें काफ़ी जिम्मेदारियां थी, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। तो आइए, बहुत कम समय में इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वान डे कास्टेलो और एंड्रिस्टियानो स्टर्ली ने इसकी खोज की थी। मैंने बताया था 19 में लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह की और 1902 में ये ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, मैं इसका बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, केवल ओनली ब्लड ग्रुप का। आज थोड़ा सा मैं इस पे 2 क्वेश्चन आ गया इसमें। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों के तरफ। देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कम डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा, चाहे तो आप मेंस के भी दृष्टिकोण से इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, जो एलटी ग्रेड का मेंस होने वाला है। मेंस के भी दृष्टिकोण से फैक्ट आप उत्तर लिख सकते हैं। तो बात करते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी टिश्यू है, हम कह सकते हैं। यहाँ देखें, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कण, कण के समान है, एकदम पानी की तरह, यह लिक्विड नहीं है। इसीलिए कहा जाता है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। और नेक्स्ट है, रक्त की जो प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है, इसका पीएच मान क्या होता है? इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। और सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो भार के अनुसार 7 से 8%,
यानी अगर हम 100 किलो का कोई व्यक्ति है, 1 कुंटल का, तो उसका 7 से 8% ब्लड यानी 7 से 8 लीटर या मान लीजिए उसके शरीर में ब्लड होगा। एक यह मानक है, शरीर के वजन के हिसाब से उसका 7 से 8% उसके शरीर में ब्लड होता है। मेल पुरुष में अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। और रक्त के जो अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, यानी अगर रक्त का हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हेमेलोटिस कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बना के पूछ सकता है, हालांकि ये बहुत इजी है, सबको जानकारी है, लेकिन एक बार जरूर आपके मानस पटल से गुजर जाए तो अच्छा है। अब बात करते हैं रक्तदाब। रक्तदाब जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं को मापने वाले जो यंत्र है स्फिग्नोमीटर है, जो इसका आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। अगर बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mm होना चाहिए। कम और अधिक होता है तो थोड़ी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आता है तो आप बीपी के पेशेंट हो सकते हैं। एक वयस्क मानव रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो, यानी जो शरीर की लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उसी के बीच बोन मैरो यानी रक्त का निर्माण होता है। इसी को देखिए, यही बोन मैरो है, हड्डियों के बीच में छोटा छोटा आप देख सकते हैं, तो बोन मैरो यानी हम कह सकते हैं एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो बोन मैरो जिसको हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। जो मांसाहारी लोग हैं वो खाते हैं, अगर हड्डियों को खींचते हैं तो उसमें से निकलता है, वही बोन मैरो होता है। एक और प्रश्न आता है कि भ्रूण यानी ये छोटा सा जो शिशु नन्हा सा जो पेट में पल रहा है, इसके मतलब इस अवस्था में मतलब ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है, कैसे इसको ब्लड मिलता है, तो इसका निर्माण यकृत या लीवर में होता है। हम कह सकते हैं भ्रूण अवस्था में ब्लड का जो निर्माण होता है वह यकृत या लीवर में होता है। तो ये एक प्रश्न आपको नया मिल सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 28 है, 27 तक पूरा अपडेट है, 28वां आज पढ़ाने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोनों, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों चाहिए तो आपको 75 रुपया में मिल जाएगा। अगर आपको एक चाहिए तो आपको 50 रुपया में मिल जाएगा। यह पूरी तरह से पीडीएफ बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का डायग्राम के साथ ये बुक बना हुआ है, जो 400 से अधिक पेज का है, दोनों मिला देंगे तो 400 से अधिक पेज का है। और प्रकाशन में गया है, यशवी प्रकाशन में गया है, और दिवाली के बाद आने की संभावना है, आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप चाहिए तो 9450 850327 पे आप हाई लिखेंगे और एक मैं बार कोड दूंगा, और 75 रुपये अगर आप पेड करते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। रक्त का संगठन, रक्त का संगठन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसको हम समझते हैं। इसे दो भागों में बांट दिया गया है, एक को प्लाज्मा, एक रुधिराणु, जिसको हम रक्त कणिकाएं कहते हैं, ब्लड कप्स कहते हैं। तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो होते हैं वो रुधिराणु, जिसको हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। यानी आप शरीर में, बॉडी में, यानी अगर हम बात करें तो रक्त का जो कंपोजिशन है 55% प्लाज्मा और 45% हम कह सकते हैं रक्त कणिकाएं, रुधिराणु हम कहते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का अध्ययन करते हैं। हमने आपको बताया प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, और प्लाज्मा किन किन से मिल करके बना है उसकी बात करते हैं। प्लाज्मा में जल 90 से 92% आपको जल मिलता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक अगर बात करें तो 90 से जो 92% जल है, और 7% उसमें प्रोटीन है, और खनिज, लवण, शर्करा, वसा, हार्मोन्स, विटामिन आदि 1% है। अगर हम बात करें तो
90 और 92 99 और 100 100% हो जाता है। कहीं 1-2% या अदर में भी हम कह सकते हैं। तो ये जो मूल रूप से ये आपके सामने है 55%। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो बड़े बड़े कण आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपके आरबीसी, बड़े कह सकते हैं, रेड कह सकते हैं। रेड रेड जो है वो आरबीसी है। ये जो बड़े बड़े यहाँ देखें व्हाइट है ये डब्ल्यूबीसी है। ये जो पीला पीला आप देख सकते हैं ऐसे फैला हुआ है ये है प्लाज्मा आपका, ये है आपका प्लाज्मा। ये जो कांटेदार आप देख सकते हैं, ये कांटेदार देख सकते हैं, ये है आपका प्लेटलेट्स। यानी हम आज आपको इस वीडियो में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स इन सभी का अध्ययन बड़ी ही सिस्टमेटिक ढंग से कराने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर आप इसको देख लेते हैं, इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो आप कहीं फंसने वाले नहीं हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा का हमने एक डायग्राम बना रखा है कि प्लाज्मा में क्या क्या है। देखिए प्लाज्मा का हम अध्ययन करेंगे। हमने बताया था कि प्लाज्मा मतलब है 55%। यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाता है। यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है और इसका 90 से 92% भाग क्या होता है, जल होता है। और बिलिरुबिन के कारण अगर आता है प्रश्न कि प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है, तो बात करेंगे कि बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है, पीला होता है, येलो होता है। यानी हम कह सकते हैं बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है, पीला होता है। इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। ये प्लाज्मा का हमने एक डायग्राम आपको बताया। अब प्लाज्मा को हमने 3 भागों में बांटा है। देखिए वाटर की बात किए तो 90 से 92%, और ग्लूकोज और खनिज लवण की बात करें, ये जो प्लाज्मा में जो ग्लूकोज और खनिज लवण होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, वो ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसमें जो प्रोटीन, जो हमने 7% प्रोटीन की हमने बात किया, तो प्रोटीन में थ्रोम्बिन और जैसे इसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन और फाइब्रोनोजेन, इस इतने प्रकार के प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर पूछता है कि इसमें से 3 ऑप्शन दे दे, उपयुक्त सभी दे दे और प्लाज्मा, इसमें से कौन प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं, तो ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले हम प्रोटीन की बात करते हैं। जो ये फाइब्रोनेजन है, एक थोड़ा सा अलग प्रकार का ये प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में यह सहयोग करता है। यानी इन्हीं के कारण ब्लड में जो क्लॉटिंग होता है, थक्का बनता है। तो हमने इसकी बात किया। आइए और आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव हम उससे रिलेटेड ला दिए हैं। देखिए रक्त जो है, रक्त का द्रव्य लिक्विड भाग कहलाता है। यानी जो शरीर में आपने देखा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा है, ये द्रव्य लिक्विड, यानी लिक्विड अवस्था में इनमें से कौन है, इनमें से लिक्विड अवस्था में कौन है, तो इसमें से आप देख सकते हैं हमने आपको बताया प्लाज्मा, डी। ऐसे भी प्रश्न पूछ दे तो मैं बताऊं कि सबको तो मैं नहीं कह सकता हूं, नहीं, अधिकतर लोग कंफ्यूज जाएंगे लोग, क्योंकि तरल ऊतक संयोजिक ऊतक है जो कनेक्ट करके, जो आरबीसी हम कह सकते हैं रुधिराणु, इसमें ये जो है प्लेट, जो प्लाज्मा है ये पूरी तरह से लिक्विड है, तरल है। और प्लाज्मा का रंग हमने बताया था कैसा होता है, ये हल्का पीला होता है। और रक्त, देखिए यहाँ प्रश्न है, रक्त के थक्के बनने के बाद जो बचा हुआ द्रव्य, रक्त के थक्के बनने के बाद जो बचा हुआ द्रव्य होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सीरम, वो कहलाता है आपका सीरम। और मानव शरीर में प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, तो रासायनिक पदार्थों का परिवहन। यानी बॉडी में जो प्लाज्मा का जो मुख्य फंक्शन, उसका कार्य क्या है, तो रासायनिक पदार्थों का वो परिवहन करना। आइए और हम बात करते हैं प्लाज्मा किस प्रकार का द्रव्य है। ये भी प्रश्न आ जाए कि प्लाज्मा किस प्रकार का द्रव्य है,
तो कोलोराइड द्रव्य है, ये कोलोराइड द्रव्य है। हालांकि मैं फिजिकल एजुकेशन के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ, बहुत नीट के एग्जाम में के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वही मोटी मोटी बातें जो पूछी जा सकती है फिजिकल एजुकेशन में वही मैं बता रहा हूँ। तो प्लाज्मा एक कोलोराइड द्रव्य का मतलब द्रव्य है। कोलोराइड द्रव्य किस प्रकार का द्रव्य है? तो कोलोराइड द्रव्य है। हमने बताया प्लाज्मा को जमने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम साइट्रेट को, यानी प्लाज्मा को जमने से रोकने के लिए, यानी प्लाज्मा न जम जाए उसके लिए मतलब किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, प्लाज्मा को जमने से रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए तो सोडियम साइट्रेट्स का हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा का कार्य हम देख सकते हैं थोड़ा सा। अब प्लाज्मा का कार्य क्या है? यह पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, लिक्विड, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, प्रोटीन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी ये जो प्लाज्मा होता है हमारे सेल्स तक इन सभी को पहुंचाने का काम करता है। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कर सकता है। परिवहन की बात हमने किया, परिवहन का काम कर सकता है। और प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है, यानी हम कह सकते हैं पीएच मान को भी कंट्रोल करता है, उससे संतुलित रखता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन जो है यह प्रोटीन से बनता है। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है, प्रोटीन से बनता है। यह ब्लड को क्लॉटिंग करता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है, यानी प्लाज्मा जो है बॉडी में ग्लूकोज को भी पहुंचाने का काम करता है। और मैं कहूँगा अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक्स जरूर करें नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे रुधिराणु की भी बात कर लेते हैं। इसका भी फंक्शन है रुधिराणु, जिसको हम रक्त कणिकाएं, ब्लड जो काप्स कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रुधिराणु का एक हमने कुछ डायग्राम रखा है। यहाँ पे WBC है, प्लेटलेट्स है, यहाँ पे RBC है। ये तीनों का हम आज बात इसमें अध्ययन करेंगे। क्या कर RBC है और यहाँ WBC है, यहाँ पे प्लेटलेट्स है, बिम्बाणु। यानी हम कह सकते हैं रुधिराणु को हम 3 भागों में बांटते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब हम तीनों का भी बहुत ही गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। मुझे विश्वास है अगर अच्छे से अगर आपने देखा और सुना और इसका नोट्स बनाया तो इससे आने वाले प्रश्न कहीं आपको फंसने वाले नहीं हैं। तो आइए बात करते हैं, ना समय गंवाते हुए। यहाँ पे रुधिराणु देखते हैं जो ब्लड काप्स है, इसका अध्ययन करते हैं। हमने बताया यह रक्त का 45% भाग है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ये इसे 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे हमने RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 भागों में बांट दिया। यानी रुधिराणु को हम 3 भागों में बांटते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं RBC की। RBC की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लाल रुधिराणु, रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड काप्स जिसको हम बोलते हैं RBC, इसका हम अध्ययन करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट है। जो इरिथ्रोसाइट है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका निर्माण जो वयस्क होते हैं, जैसे हम लोग बड़े लोग हैं, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत लीवर में होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, इसको हम स्प्लीन कहते हैं। तो हमने लाल रुधिराणु का यानी RBC का हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको परिचय कराया। और बात करते हैं यहाँ पे लाल रुधिराणु कणिकाएं जो होती है, जिसको हम RBC, रेड ब्लड काप्स कहते हैं। ये खराब हुई RBC, जो RBC खराब हो जाती है वो प्लीहा यानी तिल्ली यानी स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं RBC का कब्र। इसको RBC का हम कब्र के भी नाम से जानते हैं। और RBC का इसे ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। इसे कब्र भी RBC का कब्र कहते हैं और इसे ब्लड बैंक ऑफ RBC भी कहते हैं। यानी मरता भी है वहां बंद और रहता भी है। यानी हम कह सकते हैं बैंक और कब्र दोनों कह सकते हैं, दोनों कहते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहते हैं। RBC में जो केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता? RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया किस में जाता है? यहाँ पे देखेंगे ऊंट और लामा, दो जानवर, हालांकि फिजिकल से रिलेटेड नहीं आएगा ये, बात आ गई तो मैंने बता दिया। पूछता है अगर ऑब्जेक्टिव में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर दे दिया और दोनों दे दिया, कोई नहीं दे दिया, तो आप जानिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में। लेकिन जो ऊंट और लामा होता है आरबीसी में, उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे शरीर में नहीं होता। बाकी अधिकतर में नहीं होता, केवल दो जानवर या कुछ ऐसे भी और जानवर होंगे, सर मेढक में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है केंद्रक, लेकिन अमूमन बात करते हैं तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। हम फिजिकल के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, न कि हम नीट के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं आरबीसी की बातें कुछ और कर लेते हैं। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी की जो संख्या होती है 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जो फेफड़े में ऑक्सीजन आता है और वहां से ब्लड से ऑक्सीकृत होकर के हमारे हार्ट में आता है। हमने हार्ट सिस्टम को पढ़ाया है, पीछे वीडियो में देख सकते हैं, जिसके लिए हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। यानी अगर बात आती है कि जो आरबीसी लाल क्यों होता है, तो लाल होने का जो कारण है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन भी दो प्रकार से मिल करके बनता है, दो प्रकार के से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। आइए बात करते हैं, ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिल करके बना है, एक तो हिमेटिन और एक ग्लोबिन। एक तो हिमेटिन, एक तो ग्लोबिन। यह लौह तत्व फेरियम, जिसको Fe से कहते हैं, फेरियम होता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है क्या होता है? लाल होता है। हम कह सकते हैं हिमेटिन के कारण भी इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लौह तत्व, हिमेटिन में क्या होता है? लौह तत्व, जिसको Fe के से संबोधित करते हैं। एक होता है ग्लोबिन, यह एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। जो ग्लोबिन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। अब इसमें देखते हैं दो प्रश्न और आता है, हालांकि फिजिकल से रिलेटेड नहीं है, मैंने डाल दिया जानकारी के लिए। जो कॉकरोच होता है, इसमें जो इसका रंग क्या होता है जानते हैं? इसका रंग सफेद होता है। कॉकरोच का जो ब्लड होता है कैसा होता है? वो सफेद होता है, जिसका कारण है जो हेमोलिम्फ होता है। जैसे हम लोग आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, तो हेमोलिम्फ के कारण इनका रक्त जो होता है वो सफेद होता है। जो ऑक्टोपस होता है, इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। ऑक्टोपस का जो रंग होता है वो नीला होता है। और हेमोसाइनिन के कारण इनका रंग क्या होता है? नीला होता है। हालांकि फिजिकल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जान लीजिए। अब बात करते हैं, रक्त में आरबीसी नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। अगर जो आरबीसी रक्त में नष्ट होता है, ब्लड में ही आरबीसी अगर नष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हीमोलाइसिस कहलाता है। आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप जाने रहिएगा। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है, और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात आती है आरबीसी की अब संख्या कहाँ कम होती है और कहाँ बढ़ जाती है, इसकी बात करते हैं। अगर आप एनीमिया बीमारी है, लौ एस की कमी के कारण
खून में कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। खून का कम होना एनीमिया कहलाता है। तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। घटना, मैंने लिखा घटना, यानी हम कह सकते हैं आरबीसी की संख्या घटती कब है। एनीमिया रोग अगर आपके शरीर में हो जाए तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बॉडी में आरबीसी बढ़ती कब है, बढ़ती कब है, तो पॉलीसाइथीमिया एक रोग है जो ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, बढ़ना, इसको हम पाईसाइथीमिया कहते हैं। अगर हम कह सकते हैं अगर आपके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ रही है तो उसको क्या कह सकते हैं, उसका बढ़ना क्या होगा, तो पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, घटने और बढ़ने की स्थिति में, ये आपका है आरबीसी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें एक और जो अनुवांशिक रोग है, जो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है। कौन सा रक्त रोग है, अगर कोई 4 रोग दे दे, इसमें एक आपको थैलेसीमिया दे दे तो बता दे कौन सा इसमें रक्त रोग है। तो रक्त रोग कौन सा है, तो थैलेसीमिया है। ये कौन सा, हेरिडिटी, यानी वंशानुगत, यानी माता पिता के द्वारा बच्चों में ट्रांसफर होता है, इसे रक्त रोग कहते हैं, जिसको हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। और इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन जिनके कारण ब्लड लाल होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो गड़बड़ी होगा तो स्वाभाविक है कि हमें कहीं न कहीं वो इफेक्ट करता है, कहीं न कहीं वो हमें इफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये जो ये आरबीसी है, हल्का हल्का कलर उसका डिफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत रुधि कणिकाएं, यानी हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी की भी कुछ जानकारी हमने, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट, यानी डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है वो ब्लड यानी रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ अंश प्लीहा में होती है, कुछ अंश, लेकिन अधिकतर इसकी मृत्यु जो होती है वो ब्लड में ही हो जाती है। इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन, दोनों है। कहीं कहीं आपको 13 से 20 का भी ऑप्शन मिलता है, 2 से 4। अगर दोनों देगा, दोनों नहीं देगा, कोई देगा, आप वहां अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से 10,000, कहीं कहीं आपको 8000 से 11,000 भी देखने को मिल सकता है। तो उसको आप अपने वहां पे प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आप तय करिएगा। यह कार्य, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, यह जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसलिए इसे शरीर का रक्षक या हम कह सकते हैं पुलिस मैन के भी नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे ही बॉर्डर पे आतंकवादी आते हैं, हमारे सैनिक लड़ करके उसको मार देते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में ये सेना के रूप में काम करते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस आते हैं उसको अटैक करके यह मारने का काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है कौन, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। आइए डब्ल्यूबीसी से कुछ और बातें करते हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 प्रकार होते हैं, यानी इसको भी हम 2 भागों में बांटे हैं, एक कणिका युक्त, एक अकणिका युक्त। एक कणिका युक्त, एक अकणिका युक्त। तो कणिका युक्त को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है जो न्यूट्रोफिल्स, और एक है वेसोफिल्स, और एक है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा होती है डब्ल्यूबीसी में 65% होती है, और सबसे कम जो है बेसोफिल्स होती है और यूनोसोफिल्स होती है। तो बात करते हैं इनका क्या मतलब रोल है डब्ल्यूबीसी में।
आइए समझ से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो कणिका युक्त जिसको हम WBC कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होता है, न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक होता है। अगर पूछता है WBC में ये तीनों ऑप्शन दे दे, इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो ये जानेंगे न्यूट्रोफिल्स। इसकी संख्या कितनी होती है, 65%। ये बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। बाहर से आने वाले जो जितने भी जीवाणु या वायरस होते हैं उसको सबसे पहले आक्रमण करती है, उसको मारने का काम करती है न्यूट्रोफिल्स। ये जाने शरीर में 65% WBC में इनकी संख्या 65% होती है। और जो बेसोफिल्स होती है ये इनकी संख्या जो है सबसे कम होती है, बेसो 1%। ये हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। लोगों में एलर्जी हो गई, खुजली होने लगा, बहुत सारी समस्या आ गई, तो ये एलर्जी से बचाती है बेसोफिल्स। एलर्जी से रक्षा करने वाला कौन सा WBC का भाग है, तो हम बात करेंगे बेसोफिल्स। और है इयोसिनोफिल्स जो है, ये इयोसिनोफिल्स जो परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है और इससे रक्षा करती है। ये इयोसिनोफिल्स है जो प्रोटोजोआ से यह रिलेटेड है। तो ये हमने देखा जो तीनों का। आप बात करते हैं कि इसमें अकणिका युक्त WBC, यहाँ पे देखें इसमें दो है, ये मोनोसाइट्स है और एक लिम्फोसाइट है। बात करते हैं कि WBC में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, वहां सबसे अधिक संख्या होती है, इसमें बड़ी की बात करते हैं। सबसे बड़ी जो WBC होती है वो मोनोसाइट होती है। ये मोनोसाइट का काम क्या है शरीर में, तो घाव भरने में मदद करती है। यानी WBC में मोनोसाइट का काम क्या है, तो ये जो घाव भरता है, चोट लगता है, वो मोनोसाइट का काम है। वो बड़ी उसकी जो आकार होता है बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसको मोनोसाइट WBC सबसे बड़ी। और लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी WBC यह जो है मेमोरी सेल्स का निर्माण करती है। ये मेमोरी सेल्स का निर्माण करती है लिम्फोसाइट। प्रश्न आ जाए मेमोरी सेल्स का निर्माण करने कौन करती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और भी उसमें से देता है, तो आप जानिए लिम्फोसाइट। तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव कम, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा, कम समय में ज्यादा पढ़ाने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्टिव और मेंस के भी दृष्टिकोण से, यानी आप चाहेंगे तो जो LT ग्रेड का मेंस है वो मेंस के भी दृष्टिकोण से है। इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से नोट्स इसका बनाएं और इसका PDF भी मिल जाएगा चाहेंगे तो आप। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है उसके बारे में, इसका जो वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है और निर्माण भी इसका अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं, और केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस केवल WBC में पाया जाता है, RBC में भी नहीं पाया जाता और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता। ये मैं बार बार घुमा रहा हूं, पूछ दिया कि इसमें न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा इतना बात। जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेट जो होती है वो 1.5 से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर, यानी प्रति माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। और 1.5 लाख से कम होता है तो मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे है कि मतलब ध्यान रखें, 1.5 लाख का मतलब ये नहीं है कि ठीक है। अच्छा, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। डेंगू बुखार अगर हो जाए तो उस आएगा कि किसमें प्लेटलेट्स की संख्या सबसे अधिक कम हो जाती है, तो डेंगू बुखार। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स बड़ी तेजी से गिरता है। अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा तो आदमी मर भी सकता है। इसमें आप देखेंगे ये जो है, ये आपके सामने जो है ये प्लेटलेट्स है, ये जो आपके सामने है वो RBC है, ये जो बड़ा बड़ा है ये है आपका WBC। बात करते हैं सबसे बड़ा संख्या आकार में WBC, उसके बाद क्या है RBC, नहीं इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अभी इसकी भी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए रक्त बिंबाणु, यानी हम कह सकते हैं प्लेटलेट से संबंधित बीमारी।
प्लेटलेट से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है, तो हीमोफीलिया नाम सुने हो। हीमोफीलिया, अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो रक्त रुकता नहीं है, बहता जाता है, उसी को हीमोफीलिया कहते हैं। इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। हीमोफीलिया जो आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त का थक्का नहीं बनता, कहीं कट जाता है तो थक्का नहीं बनता है, जमता नहीं है, वो बहता ही रहता है। बताइए, अगर आपके शरीर से ब्लड बहता रहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जी पाएंगे? मर ही जाएंगे भाई। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद ही नहीं होता। उसके लिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। और हीमोफीलिया को रायल्स डिजीज के भी नाम से जानते हैं। और इसे इसे शाही बीमारी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि महाराजा एलिजाबेथ के भी खानदान में इस तरह की बीमारियां थी। बड़ा हिस्ट्री पता नहीं है, और चूंकि मैं कह रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। रॉयल डिजीज, शाही बीमारी के रूप में भी जाना जाता है किसको? हीमोफीलिया को। आए बात करते हैं यहाँ पे रक्त का वह घटक कौन सा है जो रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के बनने से रोकता है। यानी इनमें से कौन सा वो घटक है जो वेन्स में रक्त वाहिकाएं जहां बहती है उसमें उसको जमने नहीं देती है, उसको उसमें जमने से रोकती है। वो कौन सा है? तो हिपरीन हिपेरिन जो है, ये है आपको कि ब्लड में जो वेन्स में जिसमें रक्त परिसंचरण होता है वो उसमें न जमे, इसकी जिम्मेदारी ये लेता है हिपरीन। जो हिपरीन है यही के वजह से ब्लड वाहिकाओं में नहीं जमता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं संख्या के आधार पर WBC, प्लेटलेट्स और RBC, प्लेटलेट्स ऑफ WBC। देखिए, संख्या के हिसाब से RBC सबसे अधिक है, उसके बाद प्लेटलेट्स है, और सबसे कम क्या है आपका? WBC है। WBC की संख्या इनमें सबसे कम है, उसके बाद प्लेटलेट्स, सबसे अधिक RBC की। तो संख्या के आधार पे हमने आपको क्रम बना दिया है। देखिए, ये 2 सिपाही है इधर, तो सबसे अधिक है, इसके ये है, उसके बाद ये है। और आकार के आधार पर, मैंने उसके आकार के साइज के हिसाब से, तो सबसे बड़ा WBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद RBC होता है। यानी सबसे छोटा कौन होता है? RBC। सबसे बड़ा कौन होता है? WBC। मानव रक्त में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का औसत अनुपात क्या होता है? अगर औसत अनुपात अगर 600 RBC है तो WBC कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? 40। अगर RBC 1200 है तो WBC क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 80। तो जान लीजिएगा अगर वो क्या अनुपात देता है, अनुपात यही होता है। अनुपात अगर बढ़ाता है कितना होता है, आप अपने हिसाब से डील करिएगा। अगर 600 की जगह 1200 दे दिया, पूछा WBC अनुपात क्या होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, तो 1 संबंधे 2 संबंधे 80 हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में आप अपने द्वारा निर्णय लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो है WBC आकार में सबसे बड़ा है, उसके बाद 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, और ये जो है छोटा है, ये 3 नंबर पे है। तो आकार के हिसाब से 1 सबसे बड़ा, उसके बाद ये, और संख्या के हिसाब से संख्या इसकी ज़्यादा है, उसके बाद ये इसकी है, और इसके बाद है। ये तीनों घुमा फिरा के है। तो इस तरह से ये आज का वीडियो पूरा हुआ। और नेक्स्ट वीडियो मैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव बनाया हूँ। अभी समय जो मैं वीडियो ले आ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ LT ग्रेड की मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करवा दूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।